हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन द टारगेट एजुकेशनल सेंटर पटना। मैं वंदना सोनम आज एक नई वीडियो जिसका नाम है नई शिक्षा नीति को लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग नई शिक्षा नीति जो लागू होने जा रही है उसके संदर्भ में जानकारी लेंगे। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि यह जो अभी नीति है वो अभी कैबिनेट में पारित हुई है, अभी लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना बाकी है। जैसे ही ये पारित होती है यह कानून का रूप धारण कर लेगी और यह नीति उस समय से हमारे देश में लागू हो जाएगी। चलते हैं हम लोग इस नीति के बारे में समझते हैं, इसके तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक जान रहे थे, जो हमारा जो शिक्षा हो रहा था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हो रहा था। अब इसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आज से जो भी इस नीति के लागू होने के बाद जो भी शिक्षा होगी वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही लिया जाएगा या शिक्षा दिया जाएगा। इसके तहत जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो किया गया है हमारे 10+2 की पद्धति में। अभी तक हम लोग 10+2 की पद्धति को जान रहे थे, जिसके स्थान पर अब 5+3+3+4 के फॉर्मूले को लाया जा रहा है, जिसमें कि प्रथम जो है वो 5 वर्ष, वो 5 वर्ष में जो 3 वर्ष होगा वो बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स के नाम से जाना जाएगा, जिसके तहत अभी तक जो हम लोग देख रहे थे कि किड्स प्ले में हम लोग जो बच्चों को भेज रहे थे, उस किड्स प्ले को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। और प्रथम के 2 वर्ष यानी कि जो बच्चा पहली और दूसरी कक्षा का जो शिक्षा ग्रहण कर रहा था वो भी इसी के अंतर्गत कर दिया गया, इसलिए इसका नाम जो है वो 5 किया गया है। जिसमें प्रथम के 3 वर्ष जब यानी कि बच्चा जो प्रवेश होगा उसकी जो उम्र है वो 3 वर्ष है, इसमें वो प्रथम के तीसरे, चौथे और 5वें यानी कि ये जो 3 साल का जो कोर्स होगा वो फाउंडेशन कोर्स के तहत वो शिक्षा ग्रहण करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को बोझ से मुक्ति दिलाना है। अभी तक जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बस्तों का बोझ लाद दिया जा रहा था, जिसको इस नीति के तहत कम करने का प्रयास किया गया है। और साथ ही में बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का सुझाव भी इसके तहत दिया गया है। जब बच्चा ये 3 साल का कोर्स यानी कि तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष का जब वो कोर्स खत्म कर लेगा, तब जो उसका प्रवेश होगा उस समय उसका प्रवेश प्रथम कक्षा में लिया जाएगा। यानी तीसरे 3 वर्ष तक वो फाउंडेशन कोर्स करने के बाद वह प्रथम कक्षा में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर वो द्वितीय कक्षा में जाएगा। इसी को हम लोग 5 वर्ष का कोर्स कह सकते हैं, या इसी को हम लोग 5 के नाम से भी जान रहे हैं। इसके बाद जब बच्चा तीसरे, चौथे और 5वें में जाएगा, उसी को जो नाम दिया गया उसका नाम दिया गया वो है +3। ये +3 क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इस +3 के अंतर्गत कक्षा तीसरी, चौथी और 5वीं को रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना। और इसी के अंतर्गत बच्चों को सभी विषयों, चाहे वो जो भी विषय हो, कला संकाय की हो, विज्ञान संकाय की हो या फिर वाणिज्य संकाय की हो, सभी विषयों के बारे में संक्षिप्त भाषाई परिचय देना। और साथ ही में जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया उसमें एक शब्द, एक विषय जोड़ा गया है, जिसको कि हम लोग मानविकीय विषय कहते हैं। इस विषय के बारे में भी यहाँ पर संक्षिप्त जानकारी बच्चों को दी जाएगी इसी +3 के अंतर्गत। जानते हैं इस +3 के बारे में। इसके अंतर्गत कक्षा 6ठी से लेकर के 8वीं तक की कक्षा को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना है, जिसमें जो योग्यता है उसी के आधार पर उसको स्किल डेवलप कराना है, ताकि बच्चा आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो सके। जैसा कि हम लोग देखते हैं विकसित देशों में या विकासशील देशों में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में कुछ रोजगार भी सीखते रहते हैं, वो स्किल में हम लोगों से काफी आगे हैं। तो सरकार इस दिशा में कदम उठाने जा रही है और इसी के तहत इसी उम्र में स्किल डेवलपमेंट की बात इस नीति के तहत लाई गई है, जो कि हमारे आगे आने वाले भविष्य में हमें रोजगार के लिए साधन एकत्रित करने में काम आएगी। चलते हैं हम लोग इस +4 के को समझते हैं। इस +4 के अंतर्गत कक्षा 9, 10, 11 और 12 को रखा गया है, जिसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है उसको हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत
छात्रों में तर्क करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित करना है। यानी बच्चा अब अपने सही और गलत को पहचान सके, इसकी समझ इसी अवस्था में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है उसको अब लक्ष्य निर्धारण करने की। अब वो अपने जीवन से जुड़े हुए लक्ष्य को जो निर्धारण करेगा वो इसी क्लास के अंतर्गत रखा गया है, चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो। यानी कि कहने का मतलब है कि रोजगार से संबंधित लक्ष्य को अब वो यहाँ से निर्धारित कर सकेगा अपने रुचियों के अनुसार। इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है वो कही गई है संकाय व्यवस्था। जो भी हमारी संकाय व्यवस्था थी, जैसे कि कला संकाय, विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय, इस संकाय को इस नीति के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो स्ट्रीम लेवल था, जो बच्चों में एक बाध्यता थी कि अगर कोई बच्चा साइंस का है तो वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता है, या आर्ट्स का बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता था, या फिर वाणिज्य का बच्चा अन्य विषय नहीं पढ़ सकता था, अब इसमें फ्लक्चुएशन कर दिया गया। अब वो बच्चा अपने साइंस के साथ में कला के भी किसी एक विषय को चुन सकता है, या फिर कला का बच्चा साइंस के विषयों को चुन सकता है। इसमें यह एक अच्छी बात लाई गई है। और इसके साथ में ही एक पूल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके अनुसार बच्चा अगर साइंस में जो रुचि रखता है, उसके साथ साथ में अगर वो इतिहास भी पढ़ना चाहता है, विज्ञान के साथ में इतिहास पढ़ना चाहता है, उसके लिए एक पुल बनाया जाएगा। अब ये आगे जो नीति आएगी उसमें इसको देखा जाएगा, ये कैसे उसका पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत अभी इतना ही बात अभी जो है सामने लाई गई है। आइए चलते हैं, अब इसके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं जो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अब 5वीं तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाएगी। अब इसके लिए किसी भी भाषा की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि अब हमको अंग्रेजी भाषा में ही हमको शिक्षा लेना है। अब उसकी जो बोलचाल की भाषा होगी उसी माध्यम में वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। साथ ही में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है अब इसमें अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। समाप्त करने का मतलब ये नहीं है कि इसको खत्म कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है इसमें कि अगर कोई बच्चा, जैसे कि पहले होता था आईसीएसई या सीबीएसई का बच्चा, वो अगर इंग्लिश में नहीं लिख पाता है तो वो दूसरे भाषा में नहीं लिख सकता है, ऐसी बाध्यता थी। अब इस जगह पर इस बाध्यता को समाप्त कर दी गई है। अब वो बच्चा अपनी मातृभाषा में अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। यह व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। और अब जो है इस अंग्रेजी विषय की जो पढ़ाई होगी, अब वो अन्य विषयों के समान ही एक विषय के रूप में पढ़ाई की जाएगी। इसके बाद इसमें छठी कक्षा से ही कंप्यूटर सीखने का भी अवसर मिलेगा। अब यहीं पर बच्चा कोडिंग, डिकोडिंग जैसे चीजों को सीख सकेगा, जान सकेगा। यहीं पर वो छोटी छोटी चीजों को सीखने का प्रयास शुरू कर सकता है, जिसका बेसिक नॉलेज उसको यहीं पर दे दिया जाएगा। चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, कोडिंग हो, डिकोडिंग हो, सारी व्यवस्थाएं अब छठी कक्षा से ही लागू कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ बच्चों के लिए अब इंटर्नशिप का भी अवसर दिया जाएगा। अगर बच्चा किसी विशेष सब्जेक्ट में रुचि रखता है तो उसके लिए यहीं पर इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि वो उस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी वो ले सके और उस विषय के लिए वो आगे अपना भविष्य निर्धारण कर सके। इसकी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। इसमें 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा के लिए सेमेस्टर का प्रावधान रखा गया है। कहने का मतलब है कि अब जो पहले जो व्यवस्था थी बोर्ड की, अब वो बोर्ड की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। 9 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए सेमेस्टर की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 2 सेमेस्टर को देना होगा। 2 सेमेस्टर का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सेमेस्टर में बच्चों को पास होना अनिवार्य होगा और दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ करके पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के अंकों को जोड़ करके ही उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। अगला जो बिंदु है वो है छात्रों का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा वो सिर्फ अंकों के माध्यम से नहीं किया जाएगा। अब इसमें उनके पाठ्यक्रम, उनका व्यवहार, उनकी रुचियां सबको, यानी कहने का मतलब उनके समग्र विकास को ध्यान में रख करके उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। यह इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो ये है कि परीक्षा जो अब बच्चे देंगे वो अपनी भाषा में दे सकते हैं। इसमें किसी भी भाषा की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। जैसा कि हम लोग
सीबीएसई या आईसीएसई में देखते थे कि उसे अपने प्रश्नों का जवाब अंग्रेजी के माध्यम से ही देना होता था, अब यहाँ पर ऐसी बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब इसमें अगर आप हिंदी माध्यम में देना चाहते हैं, उर्दू में देना चाहते हैं या बांग्ला में देना चाहते हैं, आप इसमें स्वतंत्र हैं। अब आप किसी भी भाषा में अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और अब जो मुख्य बिंदु है रिपोर्ट कार्ड की, इसमें टीचर अब केवल रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं कर पाएंगे, इसमें बच्चे अपना आकलन स्वयं कर पाएंगे। स्व आकलन की व्यवस्था की गई है, वो अपना भी आकलन करेंगे, अपने सहपाठियों का भी आकलन कर पाएंगे और इसके बाद टीचर इन तीनों को मिलाकर के ही अब किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड निर्धारित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अब अंकीय प्रणाली को यहाँ पर खत्म करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रख करके ही उसका अवलोकन किया जाएगा, ताकि बच्चे अपने व्यवहारिक ज्ञान में कमियों को देखते हुए उसको फिर दूर कर सकें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है इसमें कैट की सीएटी की प्रणाली, जिसका मतलब होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कहने का मतलब है कि अगर आप 12वीं की परीक्षा में कम अंक लाते हैं और आप अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं ले पाते हैं, तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत आप एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे, जिसमें आपके जो मार्क्स आएंगे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के, उस मार्क्स को आपके 12वीं के मार्क्स में जोड़ दिया जाएगा और कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। आइए अब हम लोग इस नीति के तहत कॉलेजों में दी गई व्यवस्था को समझते हैं। इसके अंतर्गत जो व्यवस्था दी गई है वो दी गई है आपकी मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था। सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टी एंट्री क्या है और मल्टी एग्जिट क्या है। मल्टी एंट्री कहने का मतलब है कि पहले जैसे हम लोगों में था कि हम लोग अगर विज्ञान संकाय के थे तो हमें उसी विषय को पढ़ना पड़ता था, अब इसमें ऐसी बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब हम लोग विज्ञान विषय के साथ में कला के भी विषय को साथ में लेकर के पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी मल्टी एंट्री हुई। और अब मल्टी एग्जिट को समझते हैं। मल्टी एग्जिट कहने का मतलब है, मान लीजिए हमने बीए के साथ में किसी अन्य विषय का चयन किया, बीए की पढ़ाई कर रहे थे और मुझे किसी अन्य विषय में रुचि थी, तो हमने उस विषय की भी साथ साथ में पढ़ाई स्टार्ट की और मान लीजिए एक वर्ष के बाद हमें लगा कि अब हम इस विषय को साथ लेकर के नहीं चल पाएंगे या नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप उसी समय उस विषय को छोड़ सकते हैं। उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप नहीं छोड़ सकते हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब ऐसी व्यवस्था इस नीति के तहत दी गई है। समयावधि है वो बर्बाद नहीं जाएगी, या आपने जो उसके विषय में जो पढ़ाई की थी वो बर्बाद नहीं जाएगी। उसे एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक के अंतर्गत रखा जाएगा, जो व्यवस्था की गई है। और जब आप भविष्य में चाहेंगे कि हमें फिर उस विषय को पढ़ना है, उस विषय को जीरो से स्टार्ट आपको नहीं करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए इसके लिए वो एक वर्ष की पढ़ाई समाप्त कर दी है, तो आपको उस एक वर्ष के बाद की पढ़ाई करने की सुविधा इसके अंतर्गत दी गई है। और आपकी जो वो डिग्रियां होगी वो आपके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में होगी, जो कि डिजिटल होगी और ऑनलाइन इसकी सारी व्यवस्था होगी। यह भविष्य को ध्यान में रख करके ऐसी व्यवस्थाएं दी गई है इस नीति के अंतर्गत। चलते हैं अब हम लोग ग्रेजुएशन पर दिए गए सुझावों की चर्चा करते हैं। इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी तक होता आ रहा है कि बीए या बीकॉम जो भी डिग्री या कोर्स होती थी वो 3 वर्ष की होती थी, और इस समयावधि में अगर हम लोग किसी एक वर्ष भी परीक्षा नहीं दे पाते थे तो हमारा वो दोनों वर्ष या पूरा कहिए बीए या बीकॉम वो डिग्री कोर्स जो है वो खत्म हो जाता था, वो हमारे लिए व्यर्थ हो जाता था। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब अगर हम लोग 1 वर्ष की भी पढ़ाई करेंगे तो वो 1 वर्ष की पढ़ाई का भी डिग्री हमें मिलेगा या सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। चलते हैं देखते हैं वो कैसे कैसे है। जैसे हम लोगों ने 1 वर्ष की पढ़ाई की है तो उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था है, उसमें आपको जो डिग्री मिलेगी वो सर्टिफिकेट कोर्स के नाम से मिलेगी। इसी तरह से जब हम दूसरे वर्ष को पूरा करेंगे तो उसके लिए जो डिग्री मिलेगी वो डिप्लोमा कोर्स के नाम से डिग्री मिलेगी। इसी प्रकार से जब हम लोग 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उसके लिए हमें बैचलर कोर्स की डिग्री मिलेगी।
और अब जो ये चौथा वर्ष होगा ये मैंडेटरी नहीं है, ये उनके लिए है जो रिसर्च के क्षेत्र में या शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो इस चौथे वर्ष की पढ़ाई पूरी करेंगे। और साथ ही में जो एमए करना चाहते हैं वो इसके बाद वो 1 साल की यानी 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद उन्हें एमए की डिग्री मिल जाएगी। पहले जैसे 2 वर्ष एमए के लिए लगता था, अब इसमें इसके बाद आप 1 वर्ष की पढ़ाई करेंगे और आपको एमए की डिग्री मिल जाएगी। और साथ ही में इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पहले और यहाँ पर साथ ही साथ में अब जो पहले पीएचडी के लिए एमफिल देना जरूरी था, अब वो एमफिल की व्यवस्था भी इसमें खत्म कर दी गई है। अब आप इसके बाद डायरेक्ट पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं, नामांकन ले सकते हैं। इसके लिए अब एमफिल की डिग्री का कोई महत्व नहीं है, अब इसकी व्यवस्था को समाप्त कर दी गई है। ये अब हम लोग इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। इस नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में चाहे आप किसी भी विषय को लेकर के पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो आप एमबीए के स्टूडेंट हो या आईआईटी के स्टूडेंट हो, आपको अपने विषय के साथ में एक सामाजिक विषय, सामाजिक से संबंधित आपको एक विषय अपने विषय में शामिल करना होगा। और उसके साथ साथ ही संस्कृत भाषा भी आपको साथ में पढ़नी पड़ेगी। इस नीति के अंतर्गत इस बात पर विशेष जोर दिया गया है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। इसमें स्कूल और कॉलेज की जो मनमानी चल रही थी उस पर अंकुश लगाने के लिए अब एक फीस सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसके तहत कोई निजी या सरकारी संस्थान फीस वसूली कर सकेंगे। अब इसमें किसी की मनमानी नहीं चलेगी। इसके बाद जो मेन तथ्य है इस नीति के अंतर्गत वो है ईसीसीई प्रणाली, अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इस नीति के अंतर्गत कहा गया है कि बच्चों का विकास बाल्यावस्था में ही गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। अब इस गुणवत्तापूर्ण होने के लिए यहाँ पर शिक्षकों का भी गुणवत्तापूर्ण होना जरूरी है। इसलिए अब जो शिक्षकों की व्यवस्था होगी वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की ही व्यवस्था इसके अंतर्गत की जाएगी। अभी तक जो शिक्षण कौशल वाले चैप्टर या जो प्रश्न आपको कठिन लगते थे, अब वही सारे प्रश्न आपके लिए चुनौती बन करके यहाँ पे व्यवहारिक रूप में आपको मिलेंगे। जो इस विषय पर, जो इस क्षेत्र में अब अच्छे होंगे या कमांड कर पाएंगे, वही अब एक अच्छे शिक्षक के रूप में निखरेंगे और वही अब आगे होंगे। जो नहीं कर पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि अब शिक्षा को पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण बनाने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद जो अगला तथ्य है कि सभी को समान साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ा जाना, जिसका लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। कहने का मतलब है कि अगर किसी कारणवश कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पाया है, उसको इस नीति के अंतर्गत साक्षरता से जोड़ा जाएगा और उसको एक संख्यात्मक ज्ञान या इकाई में उसे जोड़ा जाएगा, जिसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। 2025 तक सभी पिछड़े बच्चों या व्यक्तियों को इस साक्षरता में शामिल किया जाएगा। अब इसका जो अगला तथ्य है वो क्या है, देखिए। इसके लिए राज्य सरकार को यथासंभव कम समय में शिक्षक की नियुक्ति करनी होगी और नियुक्ति की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल में पूरा करना होगा। कहने का मतलब है कि अब शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के टाल मटोल वाली स्थिति नहीं चलेगी। अब राज्य सरकार को एक समय फिक्स करना होगा कि इतने समय पे वह परीक्षा लेकर के उसकी ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया का समय उसे निश्चित करके बताना होगा। उस अवधि में ही उसे पूरा करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आज हमने फॉर्म भरा तो 2 साल में परीक्षा होगा, 3 साल में बहाली होगी। ऐसी व्यवस्था अब इस नीति के तहत समाप्त कर दी गई है। अब इसके लिए समय निर्धारित होगा, जो सबसे अच्छी बात है आपके लिए, जो कि शिक्षक बनने के लिए बीएड या कोई भी डिग्री करके बैठे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज की तरह है इस नीति के तहत। अगला जो पॉइंट है वो है सामान्य कक्षा में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होगा। सामान्य कक्षा में छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होगा और जहां की जो
समाज है पिछड़ी हुई है या किसी भी रूप से आर्थिक या सामाजिक रूप से जो तबका पिछड़ा हुआ है, उसके लिए जो अनुपात निर्धारित किया गया है वो 25:1 का निर्धारण रखा गया है इस नीति के तहत। इसके साथ साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब है कि अब कंप्यूटर की शिक्षा को बढ़ावा इसके तहत दिया गया है और साथ ही साथ बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देते हुए इस नीति के अंतर्गत कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कहूंगी, बताऊंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिक्षा के लिए क्या नीति इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आई है, ये मैं लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।